दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दवा की सप्लाई शुरू। महाराष्ट्र, दिल्ली सहित 5 राज्यों को भेजी गई। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए वैज्ञानिक दिन रात दवा खोजने में लगे हुए हैं। दवा को लेकर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। इस बीच शुरुआती ट्रायल में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी साबित हुए रेमडेसिविर दवा की पहली खेप महाराष्ट्र और दिल्ली समेत 5 राज्यों को भेज दी गई है। भारत में रेमडेसिविर का जेनेरिक वर्जन बनाने और उसे बेचने का लाइसेंस हासिल करने वाली हैदराबाद की कंपनी हेटेरो ने इन राज्यों को 20,000 शीशियां भेज दी हैं। आपको बता दें कि 100 मिलीग्राम की एक शीशी की कीमत 5,400 रुपए है और कंपनी ने अगले 3-4 हफ्तों में 1 लाख शीशी बनाने का लक्ष्य रखा है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला, नियमित ट्रेनों के संचालन पर 12 अगस्त तक लगाई गई रोक। जी आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बंद चल रही नियमित ट्रेनों का संचालन 12 अगस्त तक बहाल नहीं होगा। इन नियमित ट्रेनों में रेगुलर पैसेंजर, एक्सप्रेस व मेल ट्रेनों के साथ सबअर्बन ट्रेनों का संचालन भी शामिल है। हालांकि अभी चलाई जा रही सीमित संख्या में स्पेशल ट्रेनों का संचालन पूर्व की भांति होता रहेगा। गृह मंत्रालय की सलाह पर रेलवे बोर्ड ने यह फैसला कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए एहतियातन लिया है। और दोस्तों वहीं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, 24 घंटे में करीब 17,000 नए मामले। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र में कोरोना के 1,42,900 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 6,739 लोगों की जान जा चुकी है और 73,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 62,000 से अधिक है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 से अधिक है, जिसमें 2,365 लोगों की जान जा चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 26,000 से अधिक है। वहीं तमिलनाडु में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 67,000 से अधिक है, जिसमें 866 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 37,000 से अधिक मरीज ठीक भी हो चुके हैं और अभी एक्टिव केस की संख्या 28,000 से अधिक है। गुजरात में कुल मरीजों का आंकड़ा करीब 29,000 है, जिसमें से 1735 लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ 6,120 एक्टिव केस हैं और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। अब यहाँ कुल मरीजों की संख्या 19,557 हो गई है, जिसमें से 596 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक की 12,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 6,375 केस भी एक्टिव हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि राजस्थान के राज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेके आ जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि कोरोनिल के ट्रायल पर पलटे बीएस तोमर, बोले मैं नहीं जानता रामदेव ने दवा कैसे बनाई, वही जाने। जी आपको बता दें कि बाबा रामदेव की योगपीठ पतंजलि द्वारा बनाए गए कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा विज्ञापन पर रोक के बाद अब निम्स के चेयरमैन बीएस तोमर के बयान ने बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पतंजलि के साथ कोरोना की दवा का क्लिनिकल ट्रायल करने वाले निम्स विश्वविद्यालय के मालिक और चेयरमैन बीएस तोमर ने भी अपने बयान से पलट गए हैं। बीएस तोमर ने गुरुवार को साफ शब्दों में कहा है कि उनके अस्पताल में कोरोना की दवा का कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। बता दें कि बीएस तोमर का यह बयान उनके खिलाफ राजस्थान की राजधानी जयपुर में केस दर्ज होने के बाद आया है। जयपुर के गांधीनगर थाने में बाबा रामदेव के खिलाफ भी परिवाद दायर किया गया है। बीएस तोमर ने अब बाबा रामदेव के बयान पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं जानता योग गुरु रामदेव ने किस आधार पर कोरोनिल को कोरोना का 100% तोड़ बताया है। हमने तो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अश्वगंधा गिलोय को तुलसी दिया था।
और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे तेजस्वी यादव, कहा उनके नाम पर हो बिहार में फिल्म सिटी। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों को सांत्वना देने और शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पटना स्थित आवास पर पहुंचे। उनके साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव भी सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह से मुलाकात करने राजीव नगर आए। तेजस्वी यादव ने सुशांत के फिल्मी दुनिया में कम उम्र में ऊंचाई छूने की बात कहते हुए उनके नाम पर बिहार में फिल्म सिटी बनाने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा कि मशहूर अभिनेता स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के आवास पहुंच श्रद्धांजलि दी एवं शोक संतप्त परिजनों से मिल संवेदना व्यक्त की। कम उम्र में उन्होंने ऊंचाइयां प्राप्त कर बिहार का नाम रोशन किया। हमारी मांग है कि बिहार में बनने वाली फिल्म सिटी का नामकरण सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर हो। वहीं अब अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारतीय रेलवे ने खोला रोजगार का पिटारा, प्रवासी कामगारों को 125 दिनों के अंदर 8 लाख दिन का काम। जी हम बात करें कि कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के कारण देश में लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। लॉकडाउन के कारण अपने घरों को वापस लौटे मजदूरों को काम देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को 50,000 करोड़ की लागत वाले पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया था। और इस अभियान के तहत रेलवे ने बुधवार को कहा है कि वे 31 अक्टूबर तक अगले 125 दिनों के अंदर 1800 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में प्रवासी मजदूरों व अन्य जरूरतमंदों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 8 लाख मानव दिवस सृजित करेगा। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को एक ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की दिशा में रेलवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 1800 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में 8 लाख मानव दिवस सृजित करेगा। और वही अगली खबर निकल कर आ रही है। Xiaomi सीईओ ने कहा चीनी विरोधी भावना केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित, कंपनी का व्यवसाय नहीं होगा प्रभावित। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के साथ लद्दाख में एलएसी पर सीमा पार की लड़ाई ने भारतीयों में चीनी स्मार्टफोन और अन्य उत्पादों का बहिष्कार हो रहा है। लेकिन Xiaomi इंडिया के प्रमुख मनु कुमार जैन का मानना है कि यह भावना केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित है और भारत में कंपनी के व्यवसाय को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। जैन ने एक साक्षात्कार में कहा कि पिछले 6 वर्षों में Xiaomi किसी भी अन्य स्मार्टफोन ब्रांड की तुलना में अधिक भारतीय है। जैन कहते हैं कि कंपनी ने भारत में अपनी R&D विनिर्माण और उत्पादन टीम को लाया है जिसमें 50,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा हुआ है। जैन ने आगे कहा कि सभी Xiaomi स्मार्टफोन और अधिकांश ब्रांड के अन्य उत्पाद भारत में बने हैं। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि जो हमारे देश के जवान बॉर्डर पर तैनात हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर बता दें कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में फूट के कारण पीएम ओली का जाना तय, इस्तीफे की मांग हुई तेज। जहां बता दें कि चीन के इशारे पर नाचने वाले नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का देश में ही नहीं अपनी पार्टी में भी विरोध तेज हो रहा है और उन पर इस्तीफे का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ बगावत के सुर तेज हो गए हैं। पार्टी के बड़े नेताओं ने पीएम ओली के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। आपको बता दें भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर कड़े तेवर अपना रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा को अपनी ही सरकार यहां तक कि पार्टी के अंदर विरोध के आवाजें सुननी पड़ रही हैं। नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने सरकार को उसके खराब प्रदर्शन के लिए खरी खरी सुनाई है। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा है कि प्रधानमंत्री ओली हर मोर्चे पर विफल रहे हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि ड्रैगन की नई चाल, भारत को बातचीत में उलझाकर एलएसी पर लगाकर सैन्य शक्ति बढ़ा रहा चीन।
जी आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी से तैनात है। सोमवार की रात हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों में सैन्य अधिकारी स्तर की बातचीत जारी है और इसी बीच कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास तेजी से सैन्य निर्माण कर रहा है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक LAC पर करीब 10,000 चीनी सैनिक भारी भरकम लोकखाने और बख्तरबंद रेजिमेंट के साथ तैनात हैं। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत के साथ सीमा विवाद पर सैन्य स्तर की बातचीत के साथ साथ LAC पर जोरों शोरों से सैन्य निर्माण कर रहा है। और इतनी ही नहीं, चीनी सेना ने फिंगर क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में निर्माण जारी रखा है, जहां उन्होंने अधिक सैन्य शक्ति के साथ खुद को मजबूत किया है। और सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना ने इन क्षेत्रों में 4 मई 2020 से पहले ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। पैंगोंग त्सो झील के आसपास चीनी सैनिकों ने बड़े बंकर तैयार किए हैं और सैन्य गतिविधियों को तेज कर दिया है। तो अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश में सोने और चांदी का भाव। जी आपको बता दें कि रिकॉर्ड हाई पर पहुंचकर धड़ाम हुआ सोना। जल्द कर ले खरीदारी, जाने 25 जून को सोने चांदी का रेट। जी आपको बता दें कि सोने चांदी की कीमत में एक बार फिर से बड़ा बदलाव हुआ है। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद सोने की कीमत में गिरावट का दौर जारी है। गुरुवार को सोने की कीमत में बड़ा बदलाव आया है। सोना एक बार फिर से बड़ी गिरावट के साथ 48,236 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। सोने की कीमत में गिरावट के साथ साथ आज चांदी भी सस्ती हो गई है। चांदी की कीमत में आज 865 रुपए की गिरावट आई है और चांदी 47,640 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और अब आपको बता दें कि लगातार 19वें दिन महंगा हुआ डीजल पेट्रोल। डीजल के दाम 80 रुपए के पार। जी आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर रोज हो रही बढ़ोतरी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 19 दिनों से लगातार दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। आज एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल के दाम में 14 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें लागू होने के बाद दिल्ली में डीजल के दाम 80.2 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि पेट्रोल के दाम 79.92 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। और अब अगली खबर जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि अगले 3 दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में आ सकती है बाढ़। जी आपको बता दें कि जून की शुरुआत में ही मानसून ने केरल में दस्तक दे दी थी। अब मानसून धीरे धीरे अन्य राज्यों की ओर बढ़ रहा है। इस बीच उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी और साथ ही धान की फसल को भी फायदा पहुंचेगा। और वहीं दूसरी ओर भारी बारिश की वजह से कुछ राज्यों में बाढ़ भी आ सकती है, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जेनामनी के मुताबिक अगले 3 दिनों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अनुमान है। इस दौरान इन राज्यों के कई इलाकों में बाढ़ भी आ सकती है, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद राज्य सरकारों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं कि ताकि समय से राहत एवं बचाव कार्यों को चलाया जा सके। और कई राज्यों पर बारिश के साथ तेज हवाओं के भी चलने की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।